एवी एंड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि एसएससी, बैंक, एलडीसी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है तो उन सभी में इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ तो बेसिकली इंग्लिश में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी, ये तीन पोर्शंस हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम कह सकते हैं कि इन तीनों ही टॉपिक से मिलकर के इंग्लिश का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्रामर में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट है टेंस। इसी टेंस का ही एक पार्ट है जो आपको अलग से लिखा हुआ मिल जाएगा कई जगह, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है। सेकेंड टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो नरेशन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह देते हैं। थर्ड अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये टॉपिक हो जाएगा हमारा वॉइस, जिसको हम एक्टिव और पैसिव फॉर्म में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूँ तो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो एसएससी, बैंक, इन सभी के पर्पज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा पार्ट है जो इतने सारे पार्ट्स से मिलकर के फॉर्म हो रहा है। कौन कौन से पार्ट्स हैं ये? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन, इन सभी से मिलकर के फॉर्मेशन हो रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब आपको क्या किया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपको किसी की भी एरर दी जा सकती है। एरर का मीनिंग है गलती। अब वो गलती नाउन की हो सकती है, गलती प्रोनाउन की हो सकती है, या इनमें से किसी भी टॉपिक की वो गलती हो सकती है। इन सारे के सारे टॉपिक्स में जो गलती है उस गलती को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर यहाँ पर गलती है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसेज और पूछा भी ज़रूर जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लोज टेस्ट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन्हीं के अंदर पूछा जाएगा। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बैंक की बात कर रही हूँ, चाहे बैंक आईबीपीएस हो या फिर इसमें चाहे पीओ हो, चाहे आपका क्लर्क हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्लोज टेस्ट आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और बैंक के जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है वो है आपका पैराजंबल, जिसको अपन PQRS भी कहते हैं। PQRS से मेरा मतलब है इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं या 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और उन चारों सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज करना होता है सही फॉर्म के अंदर। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से इंग्लिश में वोकैबुलरी, क्योंकि अगर आपको कोई भी टॉपिक, जैसे आपको न चाहे नरेशन ले लो, चाहे एडजेक्टिव ले लो, चाहे नाउन ले लो, या फिर आप पैसेज ले लो, पैराजंबल ले लो, क्लोज टेस्ट ले लो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि अगर आपको उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये नहीं उस सेंटेंस को अरेंज कैसे करेंगे। अगर आपको उसका मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है तो पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब कैसे देंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वोकैबुलरी। इसमें आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस में जैसे आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा और उसका आपको सिनोनिम पूछा जाएगा। सिनोनिम से मेरा मतलब है उसके जस्ट जैसा शब्द। हो सकता है आपसे एंटोनिम पूछा जाए। एंटोनिम से मेरा मतलब है जस्ट उसके अपोजिट वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट का आपको एक सिंगल वर्ड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हेट्रोनिम से मेरा मतलब है कुछ वर्ड्स जो दिखाई अलग अलग देते हैं लेकिन उनके मीनिंग सिमिलर होते हैं। होमोनिम से मतलब है वर्ड आपको कैसे दिखाई देंगे, सिमिलर, लेकिन उनके मीनिंग कैसे होंगे, डिफरेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं। अब यहाँ पर वोकैब को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। उस तरीके से अगर हम वोकैब पढ़ते हैं तो हमें इजीली याद हो जाती है। वोकैब को पढ़ने के हमारे पास में 2 तरीके हैं और वो दोनों ही तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वर्ड लिख रही हूँ। देखने में काफ़ी छोटा लगेगा आप लोगों को, पर एसएससी ने इसको मेंस में 2 बार पूछा है, 2010 में और 2012 में। तो ये वर्ड आप लोगों के लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है कि इसका मीनिंग क्या है ना, काफ़ी छोटा। अब अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो इतना बड़ा वर्ड जब हमारे सामने एग्ज़ाम में आता है तो इसको देख करके हमें डर लग जाता है कि इसका पता नहीं क्या मीनिंग निकल रहा होगा।
बट वोकैब को पढ़ने का जो तरीका है उस तरीके से अगर हमने वोकैबुलरी को पढ़ा हुआ है तो हमें इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? जैसे कि इसमें एक लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है फोबिया। ये वर्ड एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड से मेरा मतलब है जैसे कि एक पेड़ को जड़ जो है वो संभाल करके रखती है, उसी तरीके से जो शब्द है वो उस शब्द को अर्थ को संभाल करके रखता है। तो यहाँ पर अगर मैं फोबिया की बात करूँ तो आपको कहीं पर भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर फोबिया वर्ड दिखाई देता है तो उस फोबिया का मीनिंग हर जगह पर होता है फियर। फियर से मेरा मतलब है डर। अगर आपको सिर्फ इतनी सी भी बात समझ में आ जाए कि फोबिया का मतलब डर है, तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उन चारों ऑप्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइप का डर है। तो जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे उन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी था फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, यानी कि लंबे शब्दों का डर। मीनिंग जो निकल रहा था फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। अब अगर आपको ये बात समझ में आ जाए यहाँ पर कि काफ़ी लंबा शब्द है और फोबिया लिखा हुआ है, इसका मतलब फियर है, तो मेरे लिए ये बात आइडेंटिफाई करना आसान हो गया कि ये लंबे शब्दों का डर है। जैसे कि बचपन में हम लोगों को जब स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए कहा जाता था तो आप सभी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि छोटी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं भी कि एप्पल की स्पेलिंग किसको आती है तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें आती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पोमोग्रेनेट की स्पेलिंग पूछ रही हूँ तो आप लोगों को वो स्पेलिंग लर्न करने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लंबी स्पेलिंग है, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये जो डर है, इसी टाइप के डर को हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब बात ये आती है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, इसको बोला कैसे जाए। तो इसको बोलना बहुत ही आसान है, हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोएसिस क्यूपिड अलियोफोबिया। अभी इसको मैं पार्ट्स में तोड़ देती हूँ जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोएसिस क्यूपिड अलियोफोबिया। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आसान हो गया, हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोएसिस क्यूपिड अलियोफोबिया। और ये फोबिया किस तरीके का है? जो लंबे शब्द होते हैं उनका, जिनको डर लगता है। क्या बेसिकली ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनको अगर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो उनको डर लग रहा है, या फिर लोगों के बीच में जाने से डर लग रहा है? वैसे ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लंबी लंबी स्पेलिंग्स जब दिखाई देती हैं इंग्लिश में तो उनको डर लगने लगता है। तो इस टाइप का जो डर होता है वो अपन इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे, फोबिया और फोबिक, इन दोनों में क्या अंतर है? फोबिया तो क्या है? बीमारी है, डिजीज है। समझ में आ रही है बात? और अगर मैं आपसे फोबिक की बात करूं तो फोबिक वो पर्सन है जिसको वो बीमारी है, यानी कि वो व्यक्ति जो इस बीमारी से सफर कर रहा है उसको अगर आप बोलेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? फोबिक। यानी कि ये तो क्या है? एक व्यक्ति है जो इस बीमारी से सफर कर रहा है, इस बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है। अभी कुछ और वर्ड्स आप लोगों के सामने इसी तरीके के, जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर हाइड्रोफोबिया, और एक और वर्ड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्वाफोबिया। कुछ अगर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो शायद इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रो का मीनिंग भी क्या होता है? वाटर, और फोबिया का मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, फियर। सेम इसी तरीके से अगर मैं एक्वा की बात कर रही हूँ तो एक्वा का मीनिंग भी क्या होता है? वाटर, और फोबिया का मीनिंग भी क्या होता है? फियर, ठीक है। तो अगर दोनों ही एक ही टाइप के डर हैं, पानी से डर, तो हमें दो दो शब्दों की रिक्वायरमेंट कहाँ थी? हम एक ही शब्द से काम चला लेते। लेकिन यहाँ पर दोनों ही शब्दों के अपने अलग अलग मीनिंग है। एक्वाफोबिया जो है वो उस टाइप का डर होता है जब आपको पानी, या मैं कह सकती हूँ कि डूबने वाले पानी से डर लगता है, फियर ऑफ ड्रॉनिंग वाटर, है ना। और अगर हाइड्रोफोबिया की बात की जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के काटने के बाद हो जाती है, जिसमें अगर आप इंसान को 1 गिलास पानी भी दिखाओगे तो वो उस 1 गिलास पानी को देख करके भी क्या करेगा? पैनिक करेगा और परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही शब्दों के अपने अलग अलग मीनिंग है, लेकिन फोबिया का मीनिंग यहाँ पर भी फियर था, यहाँ पर भी फियर है, और यहाँ पर भी फियर था। यानी कि जब कभी भी आपको फोबिया वर्ड दिखाई देगा तो सभी जगह उसका मीनिंग जो है वो क्या होगा? सिमिलर होगा। अभी यहाँ मुझे एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए ध्यान आ रहा है। अगर मैं आपसे ये 5 जो कॉमन वर्ड हैं इनके मीनिंग पूछती हूँ, जैसे कि फर्स्ट सी, आप सभी कहेंगे इसका मीनिंग होता है देखना।
अगर मैं आपसे कहती हूँ वॉच तो भी कहेंगे इसका मीनिंग भी होता है देखना। अगर मैं आपसे कहती हूँ लुक तो भी आप कहेंगे इसका मीनिंग भी होता है देखना। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे हेयर का मीनिंग पूछती हूँ तो इसका मीनिंग सुनना, और लिसन जो है इसका मीनिंग भी सुनना। लेकिन अगर इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सिर्फ देखना होता तो इन तीनों वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम एक ही शब्द से काम चला लेते। सेम ऐसे ही हेयर और लिसन का मीनिंग भी अगर सुनना होता तो हम एक ही शब्द से काम चला लेते। आप समझने की कोशिश करना मेरी इस बात को। कई बार कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आप कोशिश तो क्या कर रहे हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे, बट पंखा जो चल रहा है क्या उसकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो आप सुनना तो नहीं चाह रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके स्कूल के आसपास कोई रोड वगैरह है तो वहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यानी कि जब अनवांटेड वॉइस आपको सुनाई दे रही है जिसको आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो हम वर्ड यूज़ करते हैं हेयर। जैसे मान लो कि आप किसी के रूम में सडन पहुंच जाते हैं और आपको कोई चीज़ सुनाई दे जाती है, आप सुनना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी सुनाई दे गया, तो उस जगह पर आप वर्ड यूज़ करेंगे आई हेयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लिसन की बात करूं तो जिस चीज़ को आप सुनना स्पेसिफिकली सुनना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कहती हूं तो मैं बोलूँगी लिसन टू मी, यानी कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। और आप लोगों ने भी बहुत बार बोला होगा आई एम लिसनिंग म्यूजिक, क्योंकि आप सुन रहे हैं उसको जानबूझ करके। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने बोला आई एम हियरिंग म्यूजिक? अगर बोल दिया तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, गलती नहीं है, ब्लंडर है। क्यों? क्योंकि हियरिंग जो वर्ड है ये कभी भी वर्ब है ही नहीं। वर्ब क्यों नहीं है? ये वर्ब क्यों नहीं है? आईएनजी लग रहा है तो वर्ब तो होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टैटिक वर्ब्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हियरिंग का अपना एक अलग ही मीनिंग निकलता है, सुनवाई, ठीक है, कि आज कोर्ट में मेरी हियरिंग है। आप ये नहीं इसको वर्ब की तरह कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। हियरिंग जो है वो एक नाउन है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जैसे जैसे आप लोग क्लासेस रेगुलर लेते रहेंगे। अब अगर मैं सी की बात करूं, वॉच की बात करूं और लुक की बात करूं, तो वॉच हम केवल जितनी भी स्क्रीनिंग वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए काम में लेते हैं, ठीक है। अगर लुक की बात करूं तो किसी चीज़ को ध्यान से देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लुक। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, सभी टीचर्स कहते हैं लुक एट द बोर्ड, यानी कि वो ये चाहते हैं कि आप सामने की तरफ देखो, ठीक है, यानी कि ध्यान से देखो उसको, उस चीज़ को ऑब्जर्व करो। और सी का मतलब अचानक से कोई चीज़ दिखना। फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्कूल से घर जाते हैं, किसी भी मार्केट से घर जा रहे हैं और आपसे पूछा जाता है वो शॉप खुली थी क्या? हाँ शायद, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंडीशन आपके साथ में हुई वो क्या है? सी। समझ में आ रहा है? यानी कि आप गुजरे तो उसी जगह से, आपने बहुत सारी चीज़ों को भी देखा बट पर्टिकुलर चीज़ को आपने ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे जब आप रोड पर निकलते हो तो हज़ारों की तादाद में आपको लोग दिखाई देते हैं, क्या एक एक इंसान को आप ध्यान से देख रहे हो? नहीं देख रहे हो। तो वो जो चीज़ है वो क्या है? सी है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखो और पर्टिकुलर जगह पर इनको यूज़ करो। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि आपका अभी एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट, और वो जो टॉपिक है क्लोज टेस्ट का, उसमें आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एग्जामिनर की खासियत ही है कि वो चारों वर्ड के मीनिंग सेम होते हैं। जैसे कि आप लोगों की जानकारी में इन चारों वर्ड के मीनिंग सेम है। अब आप लोगों को अगर ये नहीं पता है कि इन वर्ड्स को हमें कहाँ पर यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए इन तीनों वर्ड्स में से फिल करना मुश्किल हो जाएगा कि अब हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड फिल करना है। क्लियर है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।